कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। आज हमारे अनुभव चैनल में हम अपने श्रोताओं की मुलाकात कराएंगे। वेदपाल सिंह सरोहा साहब हैं। सरोहा साहब प्लानिंग कमीशन यूपी जब हुआ करता था उस समय उसमें सीनियर ऑफिसर हुआ थे रहे और उन्होंने अपने 30-35 साल जिंदगी के उसमें डिवोट किया। रिटायरमेंट के बाद फिर उनको फाइनेंस कमीशन, जो 4th फाइनेंस कमीशन था, उसका मेंबर भी बनाया गया। काम भी उन्होंने अच्छा किया। बहुत ही मेहनती, बहुत होशियार आदमी है, रहे नौकरी में और बहुत सारा काम करते करते वहां भी खुश रहते थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब रिटायरमेंट के बाद भी वो वैसे ही प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है और हम लोगों के बात करने के लिए बहुत आदर्श व्यक्ति हैं। जो आदमी सेवा काल में भी खुश रहे और उसके बाद भी खुश रहे, इसका मतलब उसने कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बना रखे हैं, थ्योरी, जिनको हम लोगों से शेयर करना चाहेंगे। सरोहा जी, पहले आपका हम स्वागत करते हैं स्टूडियो में और शुरुआत यहाँ से करते हैं कि आप जो नौकरी आपने एक प्लानिंग कमीशन में, बड़ी दुरूह नौकरी थी क्योंकि बिना आपकी अनुमति के फंडिंग नहीं होती थी सरकार की स्कीमों की और बड़े बड़े मंत्री और सब लोग आपके पीछे पीछे घूमते रहते थे अपने वैध और अवैध कार्यों के वित्त पोषण के लिए। तो आपने कैसे सब दबाव जो थे उनको उसके बीच में काम किया? सर, ये सरकारी नौकरी जो है कि ऐसा वो है कि जिसमें कि एक विधायी अनुभव रहता है, विधायी स्वीकृति रहती है और लेजिस्लेचर अनुमोदन के उपरांत जो भी खर्चे होते हैं उसके अनुमोदन के होते हैं। वो तो बजट वैसे भी हाँ। लेकिन जो प्रक्रिया आजकल के माहौल में अपनाई जा रही है या अपनाई जाती रही बीच में भी, जिसमें कि मैं टोका टाकी जरूर कर देता था कि हाँ, नियमानुसार जो व्यवस्था है, अगर कैबिनेट का अनुमोदन की आवश्यकता तो कैबिनेट का अनुमोदन ले, नियमावली की जरूरत है तो नियमावली ले बनाए, तब तक मैं आपत्ति कर देता था, तब तक नहीं होगा। और इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं रह जाती क्योंकि एक विधायी व्यवस्था है और जो माहौल आज के उसमें है तो उसमें बहुत ज्यादा इसमें इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। मतलब सरोहा जी, कहना गया है कि जो भी राजनीतिक दल हैं, जिनका एजेंडा है, चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो उनको लागू करते में, आज ही मैं उनका पढ़ रहा था रघु राजन साहब का, कि जो बहुमत है, लोकमत है, वो वित्तीय नियमों के खिलाफ है। किसी भी वित्तीय नियम को सुनना नहीं चाहते लोग बाग, ज्यादातर भावनाएं इसके खिलाफ होती हैं। तो आज जो आपने भी बात कही, वो मुद्दा यह है कि बजट में तो लेजिस्लेटिव सैंक्शन मिल गई, लेजिस्लेटिव सैंक्शन के बाद भी और उसमें भी, और सडनली दिमाग में कोई फितूर आता है किसी इम्पोर्टेंट नेता को, तो उसको करने के लिए वो फिर व्यवस्था में तोड़ मरोड़ करके उसको किसी न किसी तरह स्वीकृत कर दिया करने की कोशिश करते हैं। सब ऐसा कि राजनीतिक जो आपने अपने एजेंडा है, उन लोगों को घोषणाएं होती हैं, इलेक्शन होते हैं, घोषणा पत्र जारी होते हैं, अलग अलग घोषणाएं हो जाती हैं, लेकिन उनको मूर्त रूप देने के लिए हमारी जो प्रक्रिया, वो प्रक्रिया को अपनाया जाना जरूरी है जी। बहुत सारे मुद्दों में हो जाता है कि इस प्रक्रिया को अपनाएं, लेकिन हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो हमेशा इस पे रहते हैं कि साहब वो प्रक्रिया फॉलो कर लें। वो फॉलो करने के बिना, क्योंकि वो खुद भी समझते हैं कि अगर प्रक्रिया का अपना पालन नहीं हुआ तो हो सकता है कि उनके ऊपर कोई आ चाहे, उनको कोई टोके, इसलिए प्रक्रिया तो अपनाने
की आवश्यकता है ही रहती है, लेकिन ये है कि शॉर्ट टर्म में अगर उनको वो देखें तो बजट में जो आपकी वित्तीय व्यवस्थाएं हैं उसका अनुशीलन करना बहुत जरूरी हो जाता है। और अनुशीलन न करने, जहाँ जहाँ भी अनुशीलन नहीं करेगा वहीं पर फिर किसी न किसी के ऊपर उंगली उठना शुरू हो जाती है, उंगली उठी भी है। तो उसको देखते हुए उतने ही करना चाहिए जितने की आपकी वित्तीय व्यवस्थाएं अपना। सरोज जी, एक बात और आप देखिए, कई राज्यों में ऐसा दिखाई पड़ता है, आजकल समझ में आ रहा है कि अकाउंटेंट जनरल पहले ऑडिट किया करते थे, तो एक अलग बात थी। अब तो आजकल वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, सीबीआई है, सब जो भी है मामले वो सब फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट के ज्यादातर हैं। तो ये जो फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट इतना हो रहा है और इसमें राज्य सरकारों में आप देखिए कुछ नेता अफसर सब लोग उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, ये बढ़ती हुई प्रवृत्ति, इसको कैसे रोका जा सकता है? इसको रोकने के लिए क्या सब इसमें, जैसे मैंने उल्लेख किया, जब तक वित्तीय नियमों का आप अनुसरण नहीं करेंगे तब तक वो वित्तीय नियमितता नहीं रुकेंगी। कहीं ना कहीं अगर वित्तीय नियमितता का उल्लंघन हुआ तो कहीं ना कहीं उंगली जरूर उठेंगी। और इसी वजह से आपका इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, बाकी इनकम टैक्स वाले हैं, बाकी और एजेंसियां हैं, उनका ऊंची सीमा तक आपका दखलंदाजी है जहाँ की वित्तीय नियमों का उल्लंघन हुआ है। और उल्लंघन को करने के लिए वही है कि विधायी स्वीकृति प्राप्त करें, नियम का व्यवस्थाओं का पालन करें, तभी ये व्यवस्था रुक सकती है। एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि इस अवसर पर स्मरण में हो रही है, वो ये है कि क्या कहीं किसी स्टेज पर लेजिस्लेटिव सैंक्शन को भी रिव्यू करने का प्रोसेस सोचना पड़ेगा? क्योंकि देखिए, मैं आपको बताऊं, हम लोग सब लोग इस बात के विटनेस हैं कि उत्तर प्रदेश में एक समय में एक प्राइवेट डिग्री कॉलेज को 134 करोड़ रुपए दिए गए। अब प्रश्न एक ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हम इस प्रकरण में नहीं उलझ रहे हैं, लेकिन अगर जैसे कोई मान लीजिए सरकार किसी समय एक लेजिस्लेटिव सैंक्शन इस बात की दे दे कि मान लीजिए ये श्यामलाल जी हैं, ये युवाओं के हृदय सम्राट हैं, तो ये युवाओं को मोटिवेट करने के लिए इनको 500 करोड़ रुपए दे दिए जाएं। जो लेजिस्लेटिव प्रोप्राइटी थी या लेजिस्लेटिव सैंक्शन की सैंक्टिटी थी, उस पर क्या कभी प्रजातंत्र में संभव नहीं है? क्योंकि लेजिस्लेचर को विधायी स्वीकृति जो है वही सर्वमान्य सिद्धांत है, लेकिन इसको भी किसी न किसी स्टेज पर क्या आपको लगता है जुडिशियल स्क्रूटनी में लाना पड़ेगा? क्योंकि ये जिस तरह के निर्णय हो रहे हैं और जिस तरह की बातें हो रही हैं और फिर उसमें बार बार शिकायतें भी आ रही हैं, पैसे के दुरुपयोग की जांचें हो रही हैं, इस पर कुछ तो कुछ कभी सोचना पड़ेगा। नहीं सर, जो आपके जिन मामलों में विधायी स्वीकृति, किसी एग्जाम्पल जैसे 134 करोड़ का कहीं देने की बात थी आया, लेकिन वो आपका विधायी स्वीकृति होने के बाद भी फिर आपके कई प्रोसेस बच जाते हैं। कैबिनेट का अनुमोदन होगा, नियमावली बनेगी, यदि नियमावली है तो उसके अंतर्गत मान ले कोई प्रावधान नहीं है तो नियमावली में आवश्यक संशोधन होंगे, और उस पूरी प्रक्रिया को करने के बाद ही वो अपना पैसा दिया जा सकता है। लेकिन यह है कि इस तरह की शॉर्ट टर्म मेजर्स जो लेते हैं उसको कहीं ना कहीं जुडिशियल के अंतर्गत या किसी अन्य व्यवस्था के अंतर्गत लाना जरूरी है कि इस तरह का कहीं उल्लंघन हो तो उसको कहीं रोका जा सके। बिल्कुल, क्योंकि अगर रोका नहीं गया तो इसका विस्तार बहुत बड़ा होगा और उसके आपके जो आपका प्रतिफल आएगा वो बहुत ही एक नुकसानदायक, इकोनॉमी को भी आपको नुकसानदेह करेगा, लोगों के मन में भी उसकी कुंठा होगी। तो उस तरह की प्रक्रिया को रोकना तो बहुत जरूरी है जी। अच्छा, इतनी मेहनत से सरकारी नौकरी करने के बाद अब फिर सरोवर साहब, आप 60 साल की उम्र के बाद फिर आपने क्या जिंदगी कैसे जी रहे हैं, क्या करते हैं एक्टिविटीज? सर, मैं कोशिश करता हूँ कि अपने आप को खुश रखूं। दो चीजें हैं कि एक तो लोगों में जनरली होता है कि अपने आप ही सोचो, अपने आप ही प्रश्न करो, अपने आप ही उत्तर दे लो जी। तो वो मैं नहीं करता जनरली कि हाँ अपने किसी के प्रति सोचा कि हाँ, या जैसे परिवार में होता है बहू बेटों ने ये सोचा होगा और हम अपने मन में कर ले कि हाँ नहीं भाई ये तो इसलिए उन्होंने सोचा। अब इस तरह के काल्पनिक प्रश्न उत्तर जो है बनाने से कोई फायदा नहीं। तो एक तो मैं कभी भी अपने आप प्रश्न नहीं करता, अपने आप ही उसका उत्तर नहीं ढूंढता। तो बेटे बहुत से ताल्लुकात अच्छे चल रहे हैं। दूसरा ये है कि पारिवारिक मामलों में एक है आपका, आप अपने आप को कहीं ना कहीं संलग्न कर लेना, कहीं ना कहीं लगा लेना, जिससे कि आपके दिनचर्या में कोई ना कोई अंतर है। जो बहुत सारी चीजें हैं, आप सुबह आप मान ले पेड़ पौधे लगा रहे हैं तो उसमें पानी देने, बच्चों को स्कूल ले जाना है तो स्कूल छोड़ते लिया में, या साग सब्जी लानी है तो साग सब्जी ले आए। साथ रहते हैं कि नहीं रहते हैं? नहीं, अलग रहते हैं मेरे से, वो 4-5 किलोमीटर, लेकिन आना जाना हमारा ये तो वो आ जाएंगे या हम चले जाएंगे, उससे चल। तो बच्चों को छोड़ने का रोज जाते हैं? हाँ, बच्चों को अभी भी छोड़ता हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ,
बहुत बढ़िया। हाँ, तो उसकी मतलब वजह से मूल मंत्र यह है कि बच्चों के पास रहें, साथ न रहें यथासंभव हो, और नियमित रूप से मिलते रहें, और उनकी भी परिवर्तित भावनाओं परिस्थितियों का इज्जत करें, उनके हिसाब से चले, कोई वो नहीं। क्योंकि किसी चीज में खामियां निकालना तो बहुत बड़ी वो है, खामियां निकाल सकते हैं, लेकिन खामियों में रहते हुए भी आप उसकी प्रसन्नता अपनी कितनी होगी, अपनी प्रसन्नता को उसी में ढूंढे। हाँ, कि हाँ, अगर आपने सुबह मान ले चाय बना रहे हैं, तो अगर आपने बच्चों को कहा कि भाई सुबह उठ के 6 बजे भाई चाय बनाओ, बच्चों को उठेंगे तो वो कहेंगे अरे बड़ू है जो ये अपना बहुत वो कर रहा है। हाँ। और आपने सुबह चाय बनाई और उसको कहा भाई चाय बन गई, बच्चे कितने खुश हो गए, अपने आप उठेंगे, आपको उतनी इज्जत मिलेगी, उतना ही आपका सत्कार होगा। तो दखलंदाजी किसी उनमें बच्चों के उस वाले करना ये मेरे उसमें ठीक नहीं है। आप वेस्टर्न यूपी से आते हैं, तो भी गांव विकास से संबंध बरकरार हैं या खत्म हो गए? नहीं, सब अभी बरकरार रखते हैं, हम घर भी आते जाते रहते हैं। और दूसरा एक और हमने किया कि यहाँ हमारे सन-इन-लॉ की जमीन है 10-12 बीघे, अब वहाँ जाते हैं, हफ्ते में 1-2 दिन हम वहाँ घूमाते हैं। अच्छा, तो काम कुछ जमीन में कुछ खेती होती नहीं? हाँ, खेती है, सब्जी होती है, वो होती है। अब 8-10 गाय भैंस हैं जी, उसका अपना घर में दूध आता जाता रहता है, तो अपना गए एक हफ्ते में 1-2 दिन जाके देख आए, और कोई गाइड करना तो गाइड कराए। अब उससे हमारा पूरे हफ्ते की जो है थकावट सी वो दूर हो जाती है, और अपना एक माहौल चेंज होता है, परिवर्तन होता है, समय चेंज होता है। आपके नेटिव प्लेस से वहाँ जाना कितना होता है साल में? साल में कम से कम 3 या 4 बार सब हम जाते हैं। जब भी जाते हैं तो 1-1 हफ्ता अपना जमीन, अभी खेती वेती हो रही है, खेती है, जमीन है, अपना वो अपना छोटा भाई वगैरह परिवार वाले करते रहते हैं। हम ज्यादा संपर्क नहीं रहता, क्योंकि आजकल का तो मीडिया ऐसा है कि डेली अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लो, वैसे टेलीफोन पे बात कर लो, बाकी आपने वो हो जाए, तो उसमें बहुत ज्यादा आना जाना नहीं रहता। लेकिन फिर भी तो साल में 2-3-4 बार तो आपने 2-3 मूल मंत्र जो बताए, उसमें एक तो यह है कि बच्चों की जिंदगी में ज्यादा हस्तक्षेप मत करो, उनके पास रहो, ना बहुत दूर रहो ना बहुत पास रहो, नाती पोतों को प्यार से खिलाइए, ज्यादा अपेक्षाएं मत रखिए, और अपने आप को खेती वेती सब पुराने ट्रेडिशनल कामों में बिजी रखिए। एक वर्ड होता है ना प्रोएक्टिव जी, अपने को प्रोएक्टिव रखिए जी, किसी भी उसमें आपको उसी में आपको खुशी मिलेगी। प्रोएक्टिव रहेंगे तो आप बच्चों को छोड़ने जा रहे तो उसमें खुश है, चल टाइम गुजरता है। प्रोफेशनल आपने कुछ और छोटा मोटा काम किया है वो करने लगे, कुछ ना कुछ लिखा पढ़ी करने लगे या किसी से संपर्क करने लगे, दोस्तों के साथ गपशप होने लगे। दोस्त अभी हैं? हाँ, अभी दोस्त हैं सब, और वीकली या 10 दिन में 15 दिन में फिर एक साथ बैठते हैं, उठते हैं, अपना उसी में अपना आदान प्रदान होता है बातों का, उसी में मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं। तो खुश रहने के मूल मंत्र जो है वो जितने हो सकते हैं वो सब आपने अपनी जिंदगी में लागू कर रखे हैं जी। स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए क्या प्रयास करते हैं? साफ स्वास्थ्य रखने के लिए डेली का कम से कम मेरा अपना वो है, सुबह तो मैं खैर देर से उठता हूँ, सुबह नहीं, रात को कम से कम 6 या 7 किलोमीटर मिनिमम, अच्छा मिनिमम 6-7 किलोमीटर का अब मैं घूमूंगा। तो रात को चाहे 10 बजे अगर मान ले चला गया फील्ड पे, अपना फार्म हाउस चले गए, आए रात को 10 बजे आए तो 10 बजे के बाद घूम लेते हैं। लेकिन वो 7-8 किलोमीटर का मिनिमम 7-8 इतना अपना घूमना हमारा वो रहता है, और उसी में अपना फिर कोई एक्सरसाइज करने की ज्यादा जरूरत नहीं रहती। थोड़ा बहुत योग कर लो जी, बाकी व्यायाम कर लो, बाकी चीजें कर लो, तो कोई बीमारियां तो नहीं, कोई भी ऐसी कोई बीमारी नहीं, थोड़ी बहुत तो सब चलती रहेगी ओल्ड एज में, लेकिन वैसी नहीं है कि हाँ कोई भी अलार्मिंग हो जिसमें कि बहुत ज्यादा हम चिंतित हो या परिवार वाले चिंतित हो, ऐसे कोई अभी वो नहीं है, मस्त रहते। हम श्रोताओं को साथ साथ गिनाते चले, ये सब एक बहुत अत्यंत खुश मिजाज व्यक्ति हैं, तो खुशी के जो फॉर्मूले बता रहे हैं इसको हमारे श्रोता भी ध्यान से सुन रहे होंगे। और सौरभ साहब, मूल मंत्र क्या, बाकी लोग क्यों नहीं खुश रह पाते, इस पे क्या प्रॉब्लम है? सब इसमें मोस्टली जो जनरली मैं बताया ना कि जब अपने आप ही प्रश्न करने लगते हैं और अपने आप उत्तर देने लगते हैं तो थोड़ा चेंज हो जाता है। अगर आपका इन्वायरमेंट ऐसा है कि जिसमें कि आप सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, आपके अनुकूल नहीं है, आपके हिसाब से आपका रहन सहन नहीं है, या बच्चे उसके हिसाब से नहीं चल रहे हैं, तो उसमें आप अगर चिंतित होंगे तो आपको वो चिंता आपकी बढ़ती चली जाएगी जी, और उस चिंता ही आपका सबसे बड़ा दुख का कारण बनता है जी। तो आप दूसरों के उसमें दखलंदाजी कम करें, दूसरों की बात सुने, हो सकता है कि वो आपके ठीक हो, उनके पास समय नहीं है, तो अगर समय नहीं है तो कोई बात नहीं जी, आपको जब भी मिले
तब आप खुश रहें। आप तो इसके हिसाब से आपको अपना जीवन परिवर्तन थोड़ा करना पड़ेगा जी। दिनचर्या। स्वास्थ्य ठीक रखें, खान पान के लिए वो सचेत रहें, जो शौक हो उन सबको थोड़ा पूरा करिए, दोस्तों से मिलते रहिए, घर में लोगों की ज्यादा जो है वो तांत मत करिए। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये जीवन के मूल में। सरोज साहब, आपसे बात करके बहुत हमें अच्छा लगा और आपकी लंबी अच्छी जीवन के लिए शुभकामनाएं हमारी। और कुछ हम लोगों ने आज बहुत इम्पोर्टेंट बातें की हैं लेजिस्लेटिव प्रॉपर्टी की और स्टेट के खर्चे की। शायद ये सब कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं, इस पर हम लोग इस पॉडकास्ट के लेवल पर बात करने की बातें नहीं है। फिर आपसे कभी दोबारा मुलाकात होगी तो बात की जाएगी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।